हेलो एवरीवन। उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बेटा पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस करा था अपचयन और ऑक्सीकरण के बारे में। आज हम बात करेंगे ऑक्सीकरण संख्या, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है वो क्लास 11th में तो काम आएगा ही, आपके क्लास 11th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन क्लास 12th के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम दो चैप्टर डिस्कस करते हैं, एक डी एंड एफ ब्लॉक और दूसरा उपसय संयोजक यौगिक। उपसय संयोजक यौगिक के अंदर तो एग्जाम में भी पूछा जाता है, कोई भी कंपाउंड दे देगा और कहेगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बेटा देखते हैं आज के लेक्चर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं बेटा, हम बात करेंगे यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या की। ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम। पार्ट फर्स्ट है बेटा, क्योंकि यहाँ पर हम हर कंपाउंड की ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकाल सकते, तो कुछ यहाँ पर हम नियम्स पढ़ेंगे और कुछ यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या की बात करेंगे। पार्ट सेकंड के अंदर हम और भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीकरण संख्या डिस्कस करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है, तो चलिए देखते हैं बेटा। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो मैं बोल सकता हूँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, तो सिंपल अगर साधारण लैंग्वेज में कहूं कि किसी भी तत्व के परमाणु पर जो आवेश उपस्थित होता है, चाहे वो धनात्मक आवेश हो चाहे वो ऋणात्मक आवेश हो, उसी आवेश को उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। किसी भी तत्व के ऊपर जो धनावेश उपस्थित होगा या ऋणावेश उपस्थित होगा, उसी को हम उसकी क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। जैसे मान लीजिए मेरे पास इस Na पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं कह सकता हूं कि Na की ऑक्सीकरण संख्या +1 है। अगर मेरे पास Cl पे -1 चार्ज है, तो मैं कह सकता हूं Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। तो किसी भी तत्व के परमाणु पर उपस्थित जो आवेश उपस्थित होगा वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। अब ऑक्सीकरण संख्या बेटा वास्तविक भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है, मतलब आभासी भी हो सकती है। जब हम आयनिक यौगिक की बात करते हैं तो आयनिक यौगिकों के अंदर रियल में चार्ज आता है, रियल में पॉजिटिव और नेगेटिव आता है आयनिक यौगिकों के अंदर। जैसे Na और Cl, अगर मैं NaCl की बात करूं तो ये हमारा आयनिक यौगिक है, और जब मैं आयनिक यौगिक की बात करूंगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। क्लियर है बात। और जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो Na पे प्लस आ जाएगा और Cl पे माइनस। तो यहाँ पर रियल में Na पे पॉजिटिव आने वाला है और Cl पे नेगेटिव आने वाला है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर Na की ऑक्सीकरण संख्या +1, Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1। एक और बात दिमाग में रखने बेटा, ऑक्सीकरण संख्या को विद साइन बोला जाता है। अगर प्लस के तो प्लस बोलूंगा, अगर माइनस के तो माइनस कहूंगा। जैसे मैं यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 1 नहीं कह रहा हूं बल्कि -1 कह रहा हूं, ऐसे यहाँ पर 1 नहीं कह रहा हूं बल्कि +1 कह रहा हूं। तो अगर प्लस के तो प्लस, माइनस के तो माइनस, विद साइन बोला जाता है। वास्तविक कैसी होती है, मान लीजिए H और Cl है। अब H और Cl एक सहसंयोजक यौगिक है। कैसा यौगिक है बेटा, सहसंयोजक। तो सहसंयोजक यौगिक के अंदर क्या होता है, ये जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन है उसको Cl अपनी ओर खींच लेगा, जिससे क्या होगा, इस पे थोड़ा सा माइनस, इस पे थोड़ा सा प्लस आएगा। परमानेंट इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होगा, यानी कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन Cl पे नहीं जाएगा, पूरी तरीके से जाएगा। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, पूरी तरीके से कंप्लीट ट्रांसफर हो गया Cl के ऊपर, इसलिए Na पे प्लस और Cl पे माइनस। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ बस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिससे जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है वो Cl की ओर चले जाएंगे। तो Cl पे थोड़ा सा माइनस और H पे थोड़ा सा प्लस आएगा। इस माइनस को कहा जाता है आंशिक ऋणावेश, आंशिक ऋणावेश बेटा, और इस प्लस को कहा जाता है आंशिक धनावेश, आंशिक धनावेश। राइट। रियल में ऐसा कोई चार्ज नहीं होता, ऐसा कोई चार्ज नहीं होता, तो इन चार्ज को हम बोलते हैं काल्पनिक आवेश, काल्पनिक आवेश कहते हैं, आभासी आवेश, आभासी आवेश बोलते हैं इसको। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो ये कैसा चार्ज होता है, काल्पनिक होता है, काल्पनिक। रियल में नहीं ऐसा चार्ज होता है। मतलब अगर मैं रियल की बात करूं तो एक आवेश जो मिनिमम आवेश है ना वो -1 के बराबर होता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। रियल में इतना चार्ज होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप जानते हो 1.6 × 10⁻⁻⁻,
19 कूलम इतने आवेश के बराबर होता है। कम से कम आवेश इतना होता है, और ये तो इससे भी कम है बेटा, थोड़ा सा माइनस और थोड़ा सा प्लस है, इसलिए हम इसको कैसे बोलते हैं, हाँ, आभासी आवेश। तो यानी कि दो प्रकार के हमारे पास ऑक्सीकरण संख्या होगी, एक तो वास्तविक और एक आभासी, एक तो रियल और एक हमारे क्या होगी, इमेजिनरी होगी। अच्छा, आभासी जो ऑक्सीकरण संख्या किसमें पाई जाती है, सहसंयोजक यौगिकों में, पता होना चाहिए बेटा आपको। और वास्तविक ऑक्सीकरण संख्या किसमें पाई जाती है बेटा, आयनिक यौगिकों में। नोट कर लेना इस बात को कहीं पर, हालांकि मैंने आगे नोट लिख रखा है तो नोट करने की भी जरूरत नहीं है, आप अच्छे से नोट्स तैयार करें, एक एक बात मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। मैं क्या कह रहा हूं कि आयनिक यौगिकों के अंदर तो वास्तविक ऑक्सीकरण संख्या पाई जाती है, जबकि सहसंयोजक यौगिकों के अंदर बेटा आभासी ऑक्सीकरण संख्या पाई जाती है। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या की। मैंने क्या कहा, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है बेटा, किसी भी तत्व के परमाणु पर जो आवेश उपस्थित होता है उसी आवेश को उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं बेटा। डेफिनेशन में देखो, किसी भी यौगिक अथवा तत्व के अणु में उपस्थित, कोई भी यौगिक है या कोई अणु है, उसके अणु में उपस्थित किसी परमाणु पर, कोई भी परमाणु है, परमाणु पर उपस्थित आवेश के मान को उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। उस परमाणु की क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। देख लो, आवेश के मान को, परमाणु पर उपस्थित आवेश के मान को उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। इसे सदैव धन या ऋण चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, या तो धनात्मक बोलेंगे या फिर ऋणात्मक बोलेंगे। इसका मान शून्य भी हो सकता है बेटा, नोट करना इस बात को, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और भिन्नात्मक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ऑक्सीकरण संख्या 0 भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, फ्रैक्शनल भी आ सकती है, भिन्नात्मक भी आ सकती है। एग्जाम्पल अगर हम ले, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मैं बात करूं FeCl2 की, लेकिन इसे पढ़ाने से पहले आपको एक बात नोट कर लेनी है, नोट कर लेना कहीं पर, ये बात आपको बहुत काम देगी। एक वर्ड हम यूज करेंगे बेटा, वैद्युत ऋणात्मकता। क्या यूज करने वाले हैं, वैद्युत ऋणात्मकता। क्या होती है बेटा वैद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता क्रम, सॉरी घटता क्रम लिख लेते हैं, घटता क्रम। और इस क्रम को याद करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत ऋणात्मकता होती क्या है। वैद्युत ऋणात्मकता होती है जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता। साझेदारी के जैसे मान लीजिए H और Cl है, इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रखी है, तो इन साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जो खींचने की क्षमता है, उसी क्षमता को उसकी क्या बोलते हैं, वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता, उसी को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत ऋणात्मकता। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, सबसे ज्यादा जो वैद्युत ऋणात्मकता होती है वो F की होती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, फोन ClBr, फोन मोबाइल नहीं, FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फोन ClBr, डैश डैश डैश, इसमें और बहुत सारे एलिमेंट है, सल्फर है, फास्फोरस है, बात कर लेंगे, कार्बन डैश 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 हाइड्रोजन, और यहां पर आता है बेटा धातु। यहां पर क्या आता है हमारा, धातु। अब आप जानते हो मेटल के अंदर तो बहुत सारी चीजें आ जाती है बेटा। ये हमारा कैसा क्रम है, घटता क्रम। कैसा क्रम है, घटता क्रम, घटती जा रही है बेटा, ऐसे चलने पर घटती जा रही है। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर उससे कम ऑक्सीजन, फिर उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम क्लोरीन, फिर Br, फिर I। धातुओं के अंदर में अगर बात करूं तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जितनी भी मेटल्स है, आयरन, बहुत सारी मेटल्स आप जानते हो धातु के बारे में। तो सभी धातु यहां पर आ चुकी है। अच्छा, अब मैं जब FeCl2 की बात करता हूं तो अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग सोचूं तो Fe से 2 Cl जुड़ रहे हैं बेटा, ध्यान से देखो कितने Cl जुड़ रहे हैं, 2 Cl। इनके बीच मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, मान लीजिए, ऐसा हो नहीं रहा लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर हो रही है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, तो आप मुझे बताओ Fe और Cl में दोनों में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। देखो Fe यहां पर है और Cl यहां पर है, तो दोनों में से किसकी ज्यादा है, Cl की ज्यादा है। तो साझे के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, Cl खींचेगा। अगर साझे के इलेक्ट्रॉन Cl खींच रहा है बेटा तो Cl पे माइनस आएगा, मैं माइनस ऐसे लिख देता हूं, Cl पे क्या आएगा, माइनस आएगा। और इस Cl पे अगर माइनस आएगा तो फिर Fe पे क्या आने वाला है, प्लस।
क्लियर है बात बेटा? बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनते रहो। ऐसे ही अब चूंकि इस FeOCl में Cl की विद्युत ऋणात्मकता अगर ज्यादा है, Cl की विद्युत ऋणात्मकता अगर ज्यादा है बेटा, तो इस Cl पे माइनस आएगा, इस Cl पे क्या आएगा? माइनस आएगा, राइट। अगर इस Cl पे माइनस आएगा तो Fe पे क्या आएगा? प्लस। अब मुझे बताओ Fe पे कितना प्लस आ रहा है? 2। तो मैं FeCl3 को जब तोड़ूंगा तो Fe डाई पॉजिटिव में टूटेगा और Cl नेगेटिव में। ऐसे कितने Cl मिलेंगे मुझे यहाँ पर? 2, एक Cl ये वाला और एक Cl ये वाला, राइट। अब मुझे बताओ यहाँ पर FeCl2 में Fe के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है? +2 आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो मैं कहूंगा FeCl2 में जो Fe की ऑक्सीकरण संख्या वो +2 है और Cl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? -1। तो नहीं बेटा, मुझे बताओ इस Cl पे कितना चार्ज है? -1 ही तो आया, तो इसकी -1, इस पे भी कितना है? 1, तो -1। ये हमारे पास क्या है बेटा? ऐसे 2 Cl हैं, ऐसे मुझे कितने Cl मिल रहे हैं? 2 Cl मिल रहे हैं। समझ में आई बात? कितने Cl मिलने हैं बेटा? 2 Cl। तो मैं बोल सकता हूं FeCl2 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 तथा Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। क्लियर है बात बेटा? ये ऑर्डर आप याद रखना, बहुत जगह मैं ऑक्सीकरण संख्या जब पार्ट सेकंड में पढ़ाऊंगा तो इसकी बहुत ज्यादा हेल्प लूंगा, जिससे आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगे एकदम से परफेक्टली। तो इसकी बहुत ज्यादा हेल्प लेने वाले, इसलिए इसको अच्छे से नोट कर लेना बेटा। अच्छा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं एग्जांपल लूं तो FeCl2 लूं तो Fe पे डाई पॉजिटिव आने वाला है, Cl पे नेगेटिव, मतलब FeCl2 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी और Cl की -। क्लियर है बात? नोट आपके सामने है बेटा, नोट ध्यान से देखो। मैं बता चुका हूं आयनिक यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या परमाणु पर उपस्थित वास्तविक आवेश को प्रदर्शित करती है। जो आयनिक यौगिक है उनमें जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो वास्तविक ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करेगी, जबकि सहसंयोजक यौगिक में यह परमाणु पर स्थित आभासी आवेश को दर्शाती है। अगर सहसंयोजक है तो उस पर जो चार्ज होगा वो आभासी होगा, मतलब उसकी ऑक्सीकरण संख्या आभासी होगी, और अगर आयनिक यौगिक है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसी होगी? वास्तविक होगी। क्लियर है? ये मैं नोट बता चुका। अब बात करते हैं बेटा ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम, रूल फर्स्ट। ध्यान से देखना बेटा एक एक नियम को, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या का निकालना सीखना है आपको, और आप जानते हो बहुत जगह इसको यूज करते हैं। ऑक्सीकरण संख्या बहुत जगह निकालना होता है, ऐसे नहीं कि इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जहां पर हमें ऑक्सीकरण संख्या का यूज करना होता है। तो निकालनी आनी चाहिए, तभी तो चीजें सीखेंगे अच्छे से। पहला नियम यह है कि अगर हमारे पास कोई भी यौगिक या अणु मुक्त अवस्था में है तो मुक्त अवस्था में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है। मुक्त अवस्था का मतलब होता है तात्विक अवस्था, मुक्त अवस्था का या फिर तात्विक अवस्था। इसका मतलब होता है कि कोई जो अणु है वो जिस अवस्था में पाया जा रहा है, जैसे ऑक्सीजन बताओ किस अवस्था मिलती है? बताओ O2 की अवस्था मिलती है, नहीं मिलती है? तो O2 अवस्था में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होगी वो 0 होगी। बताओ नाइट्रोजन किस अवस्था मिलती है? N2 की अवस्था मिलती है, तो N2 की अवस्था में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 0 होगी। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो Cl2 की अवस्था मिलती है, तो Cl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 0 होगी। तो कोई भी अणु जिस अवस्था में पाया जाता है उस अवस्था में जो परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या होती है वो 0 होती है। तो इस नियम को आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं बेटा, इसका एग्जांपल ध्यान से देखो। एग्जांपल जैसे हमारे पास है बेटा H2 में H की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। मैंने वहां लिख दिया बेटा, आपको पता होना चाहिए। H2 में H की क्या है? ऑक्सीकरण संख्या 0 है। H2 में H की, N2 में N की, Cl2 में Cl की, राइट। P4 में फोस्फोरस P4 स्टेज में पाया जाता है भाई, तो मैं लिख सकता हूं P4 में P की। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है भर भर के, S8 में
एस की, S8 में एस की, ओके, ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है, ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है, शून्य होती है। याद रहेगी बात बेटा, याद रहेगी आपको अच्छे से। अगर मेरे पास कोई भी अणु जिस अवस्था में पाया जाएगा, मतलब मुक्त अवस्था, मतलब वो फ्रीली पाया जाता है, जैसे ऑक्सीजन फ्रीली O2 की अवस्था में पाई जाती है, नाइट्रोजन N2 की अवस्था में पाई जाती है, तो उस अवस्था में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होने। रूल सेकंड देखो, रूल सेकंड क्या है बेटा? रूल सेकंड ये है हमारा कि जो क्षार धातुएं होती हैं, क्षार धातुएं जैसे LiNaKRbCsFr, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, अपने सभी यौगिकों में +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये कहीं भी दिख जाए आपको, ये कहीं भी दिख जाए, हमेशा इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होने वाली है? +1। जैसे जैसे मान लीजिए हमें दिख गया NaHCO3, बताओ यहाँ पर Na की ऑक्सीकरण संख्या +1। जैसे NaCl, बताओ यहाँ पर +1। कहीं पर भी दिख जाए ये यौगिक, कहीं पर भी दिख जाए तो किसी, कहीं पर भी KH, KCl, कहीं पर भी दिख जाए बेटा, तो ये अपने सभी यौगिकों में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे? +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे, फिक्स है। अच्छा, जबकि क्षारीय मर्दा धातुएं, जो क्षारीय मर्दा धातु होती है, क्षारीय मर्दा धातु कौन सी है बेटा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सारी की सारी अपने सभी यौगिकों में +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे। तो ये तो हमेशा +2 ऑक्सीकरण अवस्था में पाई जाएगी, और ये हमेशा +1 ऑक्सीकरण अवस्था में पाई जाएगी। क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्षारीय मर्द धातु +2 में और क्षारीय धातु +1 में। कहीं पर मैग्नीशियम दिखे, कैल्शियम दिखे, बेरियम दिखे, स्ट्रोंशियम दिखे, हमेशा हमेशा इन पर कितना चार्ज आने वाला है? +2 चार्ज आने वाला है, और इन पर हमेशा कितना आने वाला है? +1 चार्ज आने वाला है। तो ये दो नियम आपको पता होने चाहिए। आगे चलो, रूल थर्ड देखो बेटा, रूल थर्ड क्या कह रहा है, इसको समझो बेटा। यौगिकों में ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः -2 होती है। अधिकतम यौगिकों के अंदर जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या पाई जाएगी वो -2 पाई जाएगी, जनरली अगर देखा जाए। परंतु H2O2 ये एक प्रोक्साइड है या अन्य प्रोक्साइड हो। प्रोक्साइड होता क्या है? जब दो ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, जब दो ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं तो उस लिंक को प्रोक्साइड लिंक कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रोक्साइड लिंक, प्रोक्साइड लिंक कहते हैं बेटा इसको। अच्छा, तो प्रोक्साइड किसे बोलेंगे? प्रोक्साइड किसे बोलेंगे? जिनमें ये लिंक पाया जाएगा उसे हम प्रोक्साइड कहेंगे। तो चाहे हमारा H2O2 हो या अन्य कोई भी प्रोक्साइड हो, उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। और अगर सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड में क्या होता है? जैसे KO2, NaO2, O2 पे एक माइनस होता है। सुपर ऑक्साइड में क्या होगा? O2 पे एक माइनस होगा, और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होने वाली है बेटा? -½ होने वाली है, -½ होने वाली है। तो आपको ये ध्यान रखना, जनरली सामान्य तौर पर तो -2 ही होगी, लेकिन जैसे अगर प्रोक्साइड हुआ तो -1, और अगर सुपर ऑक्साइड हुआ तो फिर -½ होगी। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना बेटा। तो यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। एग्जाम्पल में अभी अगर मैं दिखा दूं तो H2O2 में हमारे पास कुछ इस तरह का होगा प्रोक्साइड। तो आप देख सकते हो ये दो ऑक्सीजन आपस में, अगर देखो बेटा, तो ये दो ऑक्सीजन आपस में प्रोक्साइड लिंक से जुड़े हुए, इसलिए हम इसको H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड कहते हैं। तो प्रोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1, और अगर सुपर ऑक्साइड है तो -½ जनरली हम कितना मान के चलेंगे? -2 मान के चलेंगे। अच्छा, रूल थर्ड हमारा देखो, रूल 4 देखो बेटा। सामान्यतः सभी यौगिकों में हाइड्रोजन की ऑक्सीजन ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीजन नहीं ऑक्सीकरण है बेटा, ऑक्सीकरण लिख लेना इसको। जनरली हम सभी यौगिकों में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +1 होती है सामान्य तौर पर। लेकिन अगर बात की जाए हाइड्राइडो की, किसकी? हाइड्राइडो की, जैसे KH, NaH, Ca, H2, MgH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। देखो हाइड्राइड हमने क्यों कहा? आइड जोड़ते हैं जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है उसके साथ, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है उसके साथ, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है उसके साथ।
उसके साथ हम क्या जोड़ते हैं बेटा, आइड जोड़ते हैं। ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। जैसे मुझे बताइए मेरे पास H और Cl है, तो इसे आप क्लोराइड कहते हो या नहीं कहते हो? अब क्यों क्लोराइड कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि भाई यहां पर मैंने अभी लिखा है फोन ClBr, डैश है कार्बन, डैश है हाइड्रोजन, और यहाँ पर है धातु। धातु मान लीजिए सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह वगैरह। आप मुझे बताओ Cl और H में विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा किसकी है, Cl की। तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी उसी के साथ तो आइड लगेगा। तो यहां पर Cl के साथ आइड लगा के क्या बनेगा, क्लोराइड बनेगा। अब यहां पर H और अगर बात की जाए Na की, या H और K की बात की जाए बेटा, H और K में बताओ दोनों में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, K की ज्यादा है या H की ज्यादा है? ऑब्वियसली H की ज्यादा है। अगर H की ज्यादा है तो आइड किसके साथ लगेगा, H के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ जब आइड लगाओगे तो ये हाइड्राइड हो जाएगा, हाइड्राइड हो जाएगा। तो यानी कि अगर हाइड्रोजन धातुओं के साथ जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन के नाम में क्या लगाओगे, आइड लगाओगे, जिस कारण उसको हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्राइड पढ़ेंगे। तो KH मेटल है, हाइड्राइड होगा, NH हाइड्राइड होगा, CH2 हाइड्राइड होगा, MgH2 हाइड्राइड होगा, LiAlH4 मेटल ही तो है, लिथियम, एल्यूमिनियम धातु ही तो है बेटा ये। अगर धातुओं के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये भी क्या होगा, हमारा हाइड्राइड होगा। तो बात समझ में आ गई होगी, आप हाइड्राइड हम किसे बोलते हैं और कहां पर बोलेंगे हाइड्राइड। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो सभी हाइड्राइडों में जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेंट संख्या वो -1 होगी, जैसे Cl की तरह -1 होती है, ऐसे ही इसकी -1 होगी। समझो बात को, समझने वाली बात है। यहां पर बेटा हमारे पास K पे +1, तो H पे -1 ही होगा, क्योंकि K पे तो हमेशा +1 रहना है ना, रूल सेकंड +1, तो इसलिए H पे क्या आएगा, -1 आएगा। तो आपको पता होना चाहिए बेटा हाइड्राइड की ऑक्सीडेंट संख्या -1, और अगर हाइड्राइड नहीं है तो जनरली हम क्या मान के चलेंगे, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेंट संख्या +1 मान के चलेंगे। क्लियर बात, रूल 4 भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते रूल 5 देखिए बेटा, रूल 5 बहुत ही सिंपल रूल है। क्या कह रहा है, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या इसके यौगिकों में सदैव -1 होती है। जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन वो अपने सभी यौगिकों में -1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। और इसका रीजन आप खूब जानते हो, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है, इसलिए हमेशा फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब फ्लोरीन खींचेगा तो फ्लोरीन पे माइनस आएगा, इसलिए वो हमेशा -1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करेगा। तो फ्लोरीन अपने सभी यौगिकों में कितनी ऑक्सीकरण संख्या रखने वाला है, -1 ऑक्सीकरण संख्या रखने वाला है। जबकि ClBrI अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाएंगे। आप मुझे बताइए ClO से जुड़ गया, Cl किससे जुड़ गया, O से, तो इन दोनों में विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की। कौन, Cl। बताओ ऑक्सीजन और Cl में किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की। तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ऑक्सीजन, तो माइनस किस पाएगा, ऑक्सीजन पे, तो प्लस किस पाएगा, Cl पे। भाई अगर ऑक्सीजन पे माइनस आएगा तो Cl पे क्या आएगा, प्लस। तो यानी कि आप समझदार हो, फ्लोरीन को छोड़कर बाकी जो हैलोजन है वो प्लस धनात्मक ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन F धनात्मक ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। तो फ्लोरीन अपने सभी यौगिकों में -1 ऑक्सीजन अवस्था रखेगा, जबकि फ्लोरीन को छोड़कर ClBrI सारे के सारे क्या रख सकते हैं, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। रूल 4 क्या कहता है, रूल 4 हमारा खास है, क्योंकि जब हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे एलिमेंट्स की, परमाणु की, तो रूल आपका 6 काम आएगा। रूल 6 क्या कहता है, उदासीन अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का जो बीज गणितीय, बेटा जय है, ये जय है, बीज गणितीय योग 0 होता है। जो हमारे पास उदासीन अणु है, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, उस अणु के अंदर जो सारे परमाणु हैं, उन सारे परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या को जोड़ो तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या का जो योग आने वाला है वो 0 के बराबर आएगा। एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे हमारा है H2SO4, ये ले लेते हैं। तो H2SO4 में अगर मैं बात करूं, H2SO4 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, अभी मैंने बताया आपको हाइड्रोजन हमेशा +1 ऑक्सीकरण अवस्था में रहेगा, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी शो होने वाली है, +1 हाइड्रोजन की। सल्फर, ऑक्सीजन, बताओ यहां धातु थोड़ी ही है तो इसलिए +1।
सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, यहां भी संख्या लिख लेते हैं बेटा, वो आएगी +6। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होने वाली है? +6। निकालना सीख जाएंगे बेटा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। ऑक्सीजन अपने सामान्य यौगिकों के अंदर -2 रखता है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होने वाली है बेटा? ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन की तो कितना आने वाली है बेटा? -2। अब इन सबका बीजगणित योग ले लो, सभी का बीजगणित योग। हाइड्रोजन की कितनी है? +1। और हाइड्रोजन है कितने ऐसे? बताओ कितना हाइड्रोजन है? 2। भाई एक की तो +1 है, 2 की कितनी होगी? तो मैं 2 से गुना करूंगा, या नॉर्मली आप +2 भी लिख सकते हो कि अगर एक की +1 तो 2 की +2, फिर प्लस करो क्योंकि बीजगणित योग करना है। बीजगणित योग पहले एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या प्लस दूसरे परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या प्लस तीसरे परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। अब दूसरा परमाणु कौन है? सल्फर। तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है बेटा? +6, +6। फिर प्लस करूंगा, ऑक्सीजन कितनी है? -2। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? -2। और ऐसे ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? -2। और ऐसे ऑक्सीजन कितने? 4। तो गुना करूंगा 4 से, गुना करूंगा 4 से। और जब मैं गुना करूंगा तो इन सब का सम किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। उदासीन है ना? चेक करते हैं। 2 की गुना +1 में करो तो +2, +6। 4 की गुना -8 में करो, 4 की गुना -2 में करो तो 4 दूनी 8। अब ये 8 जो है ना वो माइनस का होगा, माइनस और प्लस माइनस होता है आप जानते हो, तो -8 बराबर 0। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस कैसे होगा? माइनस होगा, होगा या नहीं होगा? -8। 4 से 2 की गुना करोगे तो 4 दूनी 8। अब मुझे देखिए +2 और +6 +8 होगा, -8 बराबर 0। तो 8 में से 8 गया 0। तो आप मुझे बताओ बीजगणित योग 0 के बराबर आ गया नहीं आ गया? चेक कर सकते हो। तो जो भी उदासीन अणु होगा उस उदासीन अणु में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का जो बीजगणित योग आने वाला है वो 0 के बराबर आएगा। ये नोट कर सकते हो। क्लियर बात? आगे चले। रूल 7 देखिए बेटा, रूल 7, रूल 7 भी खास है बहुत। रूल 7 क्या कहता है? अगर मेरे पास कोई अणु आयन है, कोई आयन है बेटा, तो आयनों का जो क्या होगा? ऑक्सीकरण संख्या उसके ऊपर उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होगी। अगर कोई आयन है तो उसके अंदर जो ऑक्सीकरण संख्या है वो उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। तो चेक कर सकते हो, सरल आयनों की ऑक्सीकरण संख्या उन आयनों पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। एग्जाम्पल देखो, बात कर रहा हूं Cn माइनस, Cn माइनस में Cn माइनस की ऑक्सीकरण संख्या, Cn माइनस की ऑक्सीकरण संख्या चेक करो बेटा। ऑक्सीकरण संख्या किसके बराबर होने वाली है बेटा? -1 के बराबर, क्योंकि कितना चार्ज है Cn पे, कितना माइनस है बताओ ना? -1 ही तो है। तो Cn माइनस की ऑक्सीकरण संख्या किसके बराबर होगी? -1 के बराबर होगी। ऐसे अगर मैं यहां पर लू SO4 माइनस माइनस की ऑक्सीकरण संख्या, बताओ SO4 की ऑक्सीकरण संख्या किसके बराबर आने वाली है? तो SO4 माइनस माइनस की ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि 2 माइनस है, वो किसके बराबर आने वाली है बेटा? -2 के बराबर। -2 के बराबर चेक करो, वो आएगी -2 के बराबर। अगर मैं यहां पर लू NH4 प्लस, NH4 प्लस, तो NH4 प्लस की ऑक्सीकरण संख्या बताओ किसके बराबर आएगी? वेरी गुड, +1 के बराबर। किसके बराबर? +1 के बराबर। तो ये बात आपको पता अच्छे से चल गई होगी। नोट, ये नोट भी आपको बताओ क्योंकि यहां पर बहुत काम आने वाला है। मेरे पास H2O की ऑक्सीकरण संख्या, H2O की ऑक्सीकरण संख्या, H2O उदासीन है, कहीं पर भी आपको H2O दिखे तो H2O की ऑक्सीकरण संख्या किसके बराबर होने वाली है? 0 के बराबर होगी। अगर मैं बात करूं NH3, NH3 की ऑक्सीकरण संख्या, NH3 की ऑक्सीकरण संख्या, ये भी आपको पता हो भाई NH3 की ऑक्सीकरण संख्या किसके बराबर होने वाली है? 0 के बराबर होने वाली है। एक होता है बेटा हमारा कार्बोनिल CO, इनके नाम पता ही होगा, H2O वाटर है, अमोनिया है।
ये होता है हमारा कार्बोनिल, मैं यहां लिख रहा हूं कार्बोनिल, कार्बोनिल इसको बोलते हैं कार्बोनिल, सीओ, कार्बोनिल। तो सीओ की ऑक्सीकरण संख्या, कार्बोनिल की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या वो बराबर भी होगी किसके बेटा, ऑक्सीकरण संख्या वो किसके बराबर होगी, 0 के। यहां सब में संख्या जोड़ देना बेटा, किसके बराबर होगी, 0। तो आपको पता होना चाहिए H2 की ऑक्सीकरण संख्या भी 0 होती है, NH3 की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, और कार्बोनिल CO। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बेटा ये CO है, जितना बड़ा C है उतना ही बड़ा O है। एक होता है कोबाल्ट जिसमें O छोटा होता है, तो इसे मैं पढ़ता हूं कोबाल्ट, कोबाल्ट, और इसे पढ़ता हूं मैं कार्बोनिल। याद रखना दोनों अलग अलग हैं। इसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। खैर दोनों चीजें अलग अलग है बेटा, आपको पता होना चाहिए CO है छोटा O, ये CO है बड़ा, तो डिफरेंस पता होना चाहिए, कोबाल्ट है जबकि वो कार्बोनिल है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर हो। चलें आगे चलते हैं बेटा, समझ में आ गई होगी बात। अब हम एक इंपॉर्टेंट टेबल पढ़ने वाले हैं जिसके बेसिस पर हम कुछ ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट अधिकतम कितनी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। तो चलिए इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बेटा समूह की, यहां पर हम समूह की बात करेंगे। अच्छा, यहां पर बात करेंगे बेटा हम तत्व की ऑक्सीकरण, सॉरी तत्व की, यहां पर एलिमेंट की बात कर लेंगे, और यहां पर बात करेंगे अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या कि कोई एलिमेंट अधिकतम कितनी ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कर सकता है। क्लियर है बात बेटा? चलिए देखते हैं अच्छे से बहुत। अगर मैं समूह की बात करूं, अगर मैं समूह की बात करूं तो फर्स्ट ए की बात कर लेते हैं, यहां पर सेकंड ए की बात करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ए को मैं 1, सेकंड ए को मैं 2, यहां पर थर्ड ए की बात कर लेते हैं, थर्ड ए को मैं 13, ओके। अच्छा, यहां पर हम फोर्थ ए की बात कर लेते हैं, फोर्थ ए को हम 14, ऐसे ही फिफ्थ ए को हम 15, ऐसे सिक्स ए को बेटा हम 16, और 7 ए को हम 17 समूह बोल सकते हैं। फर्स्ट ए के अंदर कौन कौन से आते हैं जनरली हम ले सकते हैं, अभी मैंने बात भी कर दी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, Fr, Fr। हमेशा ये निश्चित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे, और कितनी करेंगे, +1। ये कहीं पर भी आपको दिख जाए, इनकी ऑक्सीकरण हमेशा, ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितनी होने वाली है, +1 होने वाली। सेकंड ए में कौन आता है बेटा हमारा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये कहीं पर भी देखो, इनकी ऑक्सीकरण संख्या भी निश्चित है, निश्चित है बेटा, फिक्स है, निश्चित है भैया, फिक्स। ये भी कैसी है बेटा, निश्चित, फिक्स है, चेंज नहीं होगी कहीं पर भी। देखो हमेशा कितनी होने वाली है, +2 होने वाली है, +2। थर्ड में अगर हम बात करें तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो जनरली हम 3 तक ही ले रहे हैं। ये कहीं पर भी दिखे, इनकी ऑक्सीकरण संख्या +3। फिक्स तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है, वहां फिक्स तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हम कह देंगे कि ये +3 भी शो करता है और +1 भी शो करता है। कहीं कहीं +3 भी शो करेगा और कहीं कहीं ये +1 भी शो करेगा, लेकिन जनरली हम क्या मान के चलते हैं, +3 ही मान के चलते हैं। तो इनकी भी मैं कह सकता हूं कि निश्चित ही होती है, ये भी अपने सभी यौगिकों में कितनी शो करेंगे, +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे, मान सकते हो। 14 में हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड। अच्छा, ये कितनी शो करेंगे, अब ध्यान से देखना, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है। तो बाहरी कक्षा में होते हैं कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि परमाणु क्रमांक 6, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी, आपने ऑक्टेट रूल पढ़ ही रखा होगा, तो 2 पॉसिबिलिटी है बेटा, या तो ऑक्टेट, इसे अपना भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन को जब कार्बन ग्रहण करेगा 8 करने के लिए बेटा, तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर 4 माइनस आएगा।
अगर 4 माइनस आएगा, ध्यान से समझो बेटा, तो ये 2 8 हो गया, इसने 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। तो अब मुझे बताओ इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, जल्दी बताओ, होगी या नहीं होगी। अच्छा, और अगर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि खुद को स्टेबल करने के लिए अपनी भारी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन करे, तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, और इलेक्ट्रॉन के त्यागने से आएंगे, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना प्लस आएगा। तो अब यहां पर आप देखो, अगर इसमें 4 प्लस आ गया तो इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी, +4 होगी। तो यानी कि जो कार्बन है वो ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित कर सकता है -4 से +4। इसकी रेंज है कि ये ऑक्सीजन अवस्था -4 से कहां शो कर सकता है, +4 तक, -4 से +4 तक। अधिकतम तो कितनी, +4, कम कितनी, -4। -4 और +4 के बीच में कार्बन कोई भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। जैसे -4 भी कर सकता है, -3 भी, -2 भी, -1 भी, 0 भी, +1 भी, +2 भी, +3 भी, +4। आई होप कि आपको बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। कार्बन -4 से +4 तक कोई भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। समझ में आ गई या नहीं बात, जल्दी बताओ। बहुत अच्छा। अब बात करते हैं बेटा हमारे पास ग्रुप 5 के, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, 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 और क्या ले सकते हो भाई, आर्सेनिक के बाद क्या आएगा बेटा, Sb, Bi। तो यहां पर ले सकते हो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। क्लियर है। हाँ, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था अगर देखा जाए तो क्या होगा, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने होते हैं बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 5। अब दो पॉसिबिलिटी है कि भाई या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, और 5 इलेक्ट्रॉन त्यागने से इस पे +5 आएगा, या फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, और 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से इस पे क्या आएगा, -3 आएगा। तो इसकी रेंज होगी बेटा -3 से +5 तक। अधिकतम नाइट्रोजन यानी कि इसके ग्रुप के जो एलिमेंट है वो अधिकतम कितनी ऑक्सीजन अवस्था रख सकते हैं, +5, और मिनिमम कितनी रख सकते हैं बेटा, -3। रेंज है, कोई भी आ सकते हैं -3 से +5 के बीच। इसके बाद आप ले सकते हो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम। राइट, ये कितने शो करेंगे, ये शो कर सकते हैं बेटा -2 से +6 तक। वही बात भाई, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो 2 6, पॉसिबिलिटी है कि 6 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो प्लस आएगा 6, और अगर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो -2, तो रेंज हो जाएगी -2 से +6। कम से कम कितनी रखेगा, -2, और अधिकतम कितनी शो करेगा, +6 शो कर सकता है। फिर यहां पर फ्लोरीन तो -1 ही करेगा, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो कहां से कहां रख सकते हैं, -1 से +7, क्योंकि इनके भारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं तो एक माइनस आएगा, और 7 त्याग सकते हैं तो +7 आएगा। तो अधिकतम तो +7 और कम -1 ऑक्सीकरण अवस्था रख सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ डी ब्लॉक तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या के बारे में पता होना चाहिए। डी ब्लॉक एलिमेंट की ऑक्सीकरण संख्या, अगर मैं बात करूं बेटा क्रोमियम की, Cr की, Cr +2 से रेंज रखेगा +6। Cr की ऑक्सीकरण संख्या +2 से कहां जाएगी, +6 पे जाएगी। मिनिमम +2 और अधिकतम +6। ऐसे हमारे पास मैग्नीज का आपको बताओ, मैग्नीज +2 से कहां जाएगा, +7 पे जाएगा। मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +2 से कहां जा सकती है, +7 तक जा सकती है। +6 से ज्यादा कभी भी क्रोमियम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं कर सकता। ऐसे मैग्नीज भी +7 से ज्यादा कभी भी नहीं कर सकती। ये डी ब्लॉक में आप देख लोगे कि क्यों इसकी +2 और क्यों +6 अधिकतम है, ये आप डी ब्लॉक में आराम से पढ़ लोगे नेक्स्ट ईयर में, मतलब 12th क्लास में। अच्छा, अगर मैं बात करूं बेटा Fe की, तो ये +2 से कहां से बेटा, +2 से +3, और अगर कॉपर की बात करें तो +1 से +2, +1 से कहा जाएगा, +2 में।
तो ये कुछ आपको डी ब्लॉक तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था भी पता होनी चाहिए। याद रहेगी बात बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो ये सारी चीजें, रूल्स वगैरह सारी चीजें सीखने के बाद अब हम ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखेंगे। अब ध्यान से देखना बेटा, निम्न यौगिकों में विभिन्न तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। और हम जब ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे तो उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालने वाले हैं जिसके नीचे हमने डैश लगा रखा है। जिसके नीचे क्या लगा रखा है? डैश। तो HNO3 में मुझे ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकालनी है बेटा? नाइट्रोजन की निकालनी। आप जानते हो ये एक उदासीन मॉलिक्यूल है या नहीं? इस पे बताओ कोई चार्ज दिख रहा है क्या? और अगर कोई इस पे चार्ज नहीं है तो इनमें उपस्थित सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का बीजगणितीय योग क्या होने वाला है? शून्य होने वाला है। क्या होने वाला है बेटा? शून्य। अब मुझे तो निकालनी नाइट्रोजन की, तो जिसकी निकालनी है उसकी ऑक्सीकरण संख्या में x मान लूंगा। क्या मान लूंगा? x। तो अब ध्यान से देखो, मुझे HNO3 में n की निकालनी है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बताओ कितनी होने वाली है? +1। हो गया नहीं होगी? हाइड्रोजन अपने यौगिकों में कितनी ऑक्सीकरण अवस्था रखता है? +1 रखता है। सभी यौगिक की बीजगणितीय योग करना है तो फिर प्लस लगाऊंगा बेटा। नाइट्रोजन की निकालनी है तो नाइट्रोजन को क्या मान लूंगा? x, के भाई नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या x है, मान लिया हमने। फिर प्लस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? -2। जनरली हम क्या मान के चलते हैं? -2 मान के चलते हैं। ऑक्सीजन है कितने बेटा? 3, तो गुना करूंगा 3 से। और इनका बीजगणितीय योग किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। चलिए देखते हैं बेटा। +1 प्लस x, 3 की गुना 2 में करोगे 3 दूनी 6, माइनस के होंगे और माइनस और प्लस क्या होता है बेटा? माइनस होता है, तो माइनस के 6 बराबर 0। क्लियर है बात? देखो 3 दूनी 6, लेकिन कैसा है? माइनस का, तो माइनस और प्लस कैसा होगा? माइनस ही होगा। प्लस का 1 है बेटा और माइनस के 6 हैं, तो मैं बोल सकता हूं माइनस के 5 बचेंगे मुझे। +1 और माइनस के 6, माइनस के 5 बराबर 0। तो ये -5 उधर जाए कैसा हो जाएगा बेटा? +5। तो HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई? +5 है, और अधिकतम नाइट्रोजन +5 ही शो कर सकता है, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान से देखो, H3PO4 मुझे P की निकालनी है बेटा, H3PO4 में, तो जिसकी निकालनी है उसको क्या मान लेंगे हम? X मान लेंगे। तो चेक कर सकते हो, अगर मैं H3PO3 में ऑक्सीकरण संख्या निकाली तो H पे कितना चार्ज होता है? +1। कितने H है बेटा? 3, तो गुना करूंगा 3 से। प्लस P को क्या मान लेंगे हम? X मान लेंगे बेटा। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? -2। कितना ऑक्सीजन है? 4 बराबर 0। अब मुझे बताओ, जब 3 की गुना +1 में करोगे तो 3 की गुना 1 में करा तो +3 आया, फिर प्लस x। 2 की गुना 4 में करोगे तो 4 दूनी 8, और माइनस और प्लस माइनस होगा तो -8 बराबर 0। +3 और माइनस का 8 है। आप बताओ 8 में से 3 को घटाओ तो 5 ही तो बचेगा, लेकिन चूंकि माइनस के 8 है तो माइनस के 5 बचेंगे, तो माइनस के 5 बराबर 0। ये -5 उधर जाए कैसे हो जाएगा? +5। तो P की ऑक्सीकरण संख्या H3PO4 में कितनी? +5 है। निकाल सकते हो। ऐसे मुझे यहाँ पर H3PO4 में P की निकालनी है, कैसे निकालूंगा? सिंपल, H पे कितना चार्ज है? +1। कितने H है बेटा? 3, 3 से गुना। प्लस P की निकालनी है तो P को क्या मान लोगे? X। प्लस O पे कितना चार्ज होता है? -2। कितने O है बेटा? 3, तो गुना करूंगा 3 से और बराबर 0। चेक करो बेटा, 3 की जब +1 में गुना करोगे तो +3 आएगा, प्लस x। 3 दूनी 6, लेकिन 6 कैसा होगा? माइनस का होगा, बराबर 0। +3 और माइनस का 6, तो 6 में से 3 घटाओ, 6 में से 3 घटाओ, कितना बचेगा बेटा? बिल्कुल 3 बचेगा, लेकिन कैसा? माइनस का, तो x - 3 बराबर 0। ये माइनस का 3 उधर जाए कैसे हो जाएगा? प्लस का, तो मैं बोल सकता हूँ x बराबर क्या रहा है? +3। विद साइन लिखना है बेटा, 3 नहीं लिखना, बिल्कुल 3 नहीं लिखना, +3। अगर प्लस है तो +3, माइनस है तो -3। पहले ही हमने जब डेफिनेशन पढ़ाई ऑक्सीकरण संख्या की तो बताया था ऑक्सीकरण संख्या को विद साइन शो करते हैं। अच्छा, H2SO4 में मुझे किसकी निकालनी है? इसकी निकालनी है। तो H पे कितना चार्ज होता है? +1। कितने H है बेटा? 2, 2 से गुना करूंगा। सल्फर को क्या मान लूंगा? X। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? -2 और गुना 4 बराबर 0। होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ। 2 की गुना +1 में करोगे तो +2 प्लस x। 4 की गुना माइनस के 2 में करोगे तो -8 बराबर 0। +8 और माइनस के 8 और प्लस के 2, माइनस के 6 बचेंगे बेटा, तो x - के 6 बराबर 0।
माइनस के 6 उधर जाके कैसे हो जाएंगे प्लस के 6, राइट भाई। माइनस के 8 है और प्लस के 2 है, घटेंगे ही, 8 में से 2 गए 6, कैसा माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू जाता है। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। अब मुझे निकालना बेटा HNO3 में HNO2 में N की, HNO3 की तरह ये आप खुद कर सकते हो, निकाल लेना। अब मुझे निकालना है K2Cr2O7 में Cr की, तो Cr की निकालते हैं बेटा। ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया था कि एक क्षारीय धातु और क्षारीय धातु की जो ऑक्सीडेंट संख्या हो +1 होती है कहीं पर भी हो, तो यहाँ पर K की ऑक्सीडेंट संख्या कितनी होने वाली है +1। कितने के हैं बेटा 2, तो 2 से गुना करूंगा, प्लस Cr की ऑक्सीडेंट संख्या निकालनी, तो Cr को क्या मान लूंगा x। कितने Cr हैं 2, तो गुना करूंगा 2 से भाई, 2 Cr है ना, तो इसलिए 2 से गुना कर दी, प्लस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है -2, कितने ऑक्सीजन है 7, तो इसलिए 7 से गुना करूंगा और बराबर 0, बराबर 0। 2 की गुना +1 में करोगे तो +2, 2 की गुना x में करोगे तो 2x होगा नहीं होगा, और 7 की गुना -2 में करोगे तो 7 दूनी 14, कैसा होगा बेटा माइनस का, बराबर 0। +2 है और माइनस के 14 है, तो कितना बचेगा बेटा -12 बराबर 0। ये -12 उधर जाके कैसा हो जाएगा +12, और +12 x, क्योंकि गुना में है तो इधर जाके कैसे में आ जाएगा बटे में, तो +12/2, 12 को 2 से बेटा डिवाइड करोगे तो कितना आएगा +6 आ जाएगा, +6 आ जाएगा। ये खुद से करना है, ये मैंने करा दिया। यहां पर N2O3 में N की निकालनी है, तो N को क्या मानूंगा x, कितने N है 2, तो इसलिए गुना करूंगा 2 से, प्लस O पे कितना चार्ज होता है -2, कितने O हैं 3 और बराबर 0। 2 की गुना x में करोगे तो 2x, प्लस सॉरी ध्यान से देख बेटा, 3 की गुना 2 में करोगे तो 3 दूनी 6, कैसा होगा बेटा माइनस का, बराबर 0। तो 2x माइनस के 6 उधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस के 6, गुना में है बेटा इसलिए इधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो +6/2, और जब आप 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 6, 3 आ जाएगा। ऐसे NO2 में N की आप खुद निकाल लेना बेटा, ठीक है, खुद निकाल सकते हो। आगे चलते हैं, N2O5 में N की ऑक्सीडेंट संख्या भी आप खुद निकाल सकते हो बेटा। अब बात करते हैं KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेंट संख्या। अभी हमने देखा था K पे +1 होता है, प्लस Mn को क्या मान लोगे x, प्लस O पे क्या है -2, कितने हुआ है बेटा 4 बराबर 0। अब +1 x प्लस x, 4 दूनी 8 माइनस के 8 बराबर 0, प्लस का 1 और माइनस के 8, तो 8 में से 1 गया 7 बचेगा, और वो भी कैसा -7 बराबर 0, माइनस के साथ उधर जाए कैसा हो जाएगा बेटा प्लस के साथ, तो x बराबर क्या आ गया हमारा +7। क्लियर है। K2CrO4 में Cr की निकालनी है, तो Cr की कैसे निकालेंगे भाई, K पे +1, कितने के हैं 2, तो गुना करूंगा 2 से, प्लस Cr को निकालना है तो Cr को क्या मान लूंगा x, एक ही Cr है, प्लस O पे कितना चार्ज होता है -2, कितने हुआ है बेटा 4 बराबर 0, तो 2 की गुना +1 में करोगे तो +2, प्लस x, 4 की गुना -2 में करोगे तो -8 बराबर 0, +2 और -8, -6 बराबर 0, और -6 उधर जाके कैसा आ जाएगा बेटा +6। C6H12O6 में हमें C की निकालनी है, और कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं बेटा, इसको देखते हैं। C की निकालनी है तो C को क्या मान लूंगा मैं x, कितने C है बेटा 6, तो 6 से गुना, ध्यान से देखते रहो बेटा 6 से गुना, प्लस हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है +1, तो +1, कितने हाइड्रोजन है 12, तो गुना करूंगा 12 से। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। प्लस क्योंकि बीजगणित योग कराना है, प्लस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -2, कितना ऑक्सीजन है 6, तो गुना 6 बराबर 0। जोड़ो भाई, 6 की गुना x में करोगे तो 6x, 6x, 12 की गुना +1 में करोगे तो प्लस प्लस तो प्लस ही रहता है, तो +12, 6 की गुना 2 में करोगे तो 6 दूनी 12, और कैसा होगा बेटा माइनस प्लस माइनस का, तो -12 बराबर 0, +12 में से -12 खत्म भाई, प्लस के 12 और माइनस के 12, तो 0 ही बचेगा, तो 6x बराबर किसके बचेगा 0 के, तो x बराबर 0/6, क्योंकि गुना में है धरा के भाग में जाएगा, 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो फाइनली कितना आ जाता है 0 आ जाता है। तो C6H12O6 में जो x की ऑक्सीडेंट संख्या हो कितनी है बेटा 0 है, कितनी है 0 है, आप देख सकते हो बेटा। क्लियर है, आगे चलते हैं।
CaC2 में C की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। अब C एक कैल्शियम क्षारीय मर्द धातु है और क्षारीय मर्द धातु की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है, तो +2 प्लस C को मुझे मानना है x, कितने C है 2 बराबर 0, तो +2 प्लस के 2x बराबर 0, +2 इधर आके कैसा हो जाएगा बेटा माइनस का, तो माइनस के 2, x बराबर कितना आएगा -2/2, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा -1, तो CaC2 में C की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई -1 है। NH4 प्लस ये एक आयन है और हमने अभी बताया था आयन में ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। तो चेक करते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन की निकालनी, तो नाइट्रोजन को क्या मानूंगा x प्लस हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है +1, कितना हाइड्रोजन है बेटा 4, कितना है 4, अच्छा बराबर पूरे इस ब्रैकेट पे चार्ज कितना है +1, तो +1 के बराबर होगा भाई, आवेश के बराबर ही तो होगा, जब 0 चार्ज था तो 0 के बराबर रख रहा था, +1 है तो +1 के बराबर रखूंगा। x निकालना है मुझे, तो x बराबर 4 की गुना 1 में करोगे तो +4 बराबर +1, +4 इधर आके कैसा हो जाएगा बेटा -4, और +1 में से -4 घटाओ तो कितना बचेगा -3, तो यहाँ पर NH4 प्लस में N की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है -3 है। यहां देख सकते हो SO4 माइनस माइनस में S की, तो S को क्या मान लो x प्लस O पे कितना चार्ज होता है -2, कितने O है 4, और बराबर ब्रैकेट पे चार्ज कितना है -2 है ना, एक ही रहा -2, तो -2 के बराबर रखूंगा बेटा, तो x 4 की गुना -2 में करोगे तो -8 बराबर -2, -8 इधर जाके कैसे हो जाएगा +8, तो 8 -2 +8 -2, 8 में से 2 गया बेटा, कितना बचेगा +6, तो यहाँ SO4 माइनस माइनस में S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई +6 आई। ऐसे ही NO3 माइनस में N की ऑक्सीकरण संख्या, N को क्या मान लूंगा बेटा x प्लस O पे कितना चार्ज होता है -2 × 3 बराबर -1, तो x 3 दूनी 6, -6 बराबर -1, -6 उधर जाए कैसा हो जाएगा +6, सॉरी +6 हो जाएगा नहीं हो जाएगा बेटा, तो x बराबर +6 -1, भाई 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा +5, सही है, कर सकते हो ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो बेटा, बहुत आसान है। और अभी हमने वो ऑक्सीकरण संख्या निकाली है जो बहुत आसान थी, उनमें कुछ भी हमारा कॉन्सेप्ट कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा था, इसलिए हमने इसको पार्ट फर्स्ट का, क्योंकि पार्ट सेकंड में कुछ हम लॉजिक सीखने वाले हैं। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं जो आपको घर से करने हैं और कमेंट करके आंसर बताना है, जो भी आपको मैं दूंगा, और उसके जो आंसर है बेटा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चेक करते हैं क्वेश्चन। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन, ये बहुत सारे हमारे पास जो यौगिक है इनमें इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है और इनके आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं आंसर लिखूंगा, सिर्फ करना आपको घर पे ही बैठ के, जैसे भी हमने करा। तो आपको यहाँ पर MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है, Mn2O3 में Mn की बतानी है, Na2O2 में N की बतानी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। OF2 में O की ऑक्सीकरण संख्या, H2SO3 में S की, NaNO3 में ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, NaNO3 में N की ऑक्सीकरण संख्या, P2O5 में P की, अच्छा SO2 में S की, H2O2 में ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, H2O2 में O की, CrO3 में Cr की, C2H4O2 में C की, C2H2 में C की, और NH4OH में N की, NH4OH में N की। आपको सबकी पता है ऑक्सीकरण संख्या किसकी कितनी होती है, तो आप आराम से कर सकते हो। इसके आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पढ़ते रहिए बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।